We were reading about establishment of British rule in India, in which we read European trading companies in India, Anglo-French rivalry, the Carnatic Wars, British control of Bengal, Battle of Plassey 1757, and the Battle of Buxar 1764। डेट याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1764 में। कब हुआ था? हाँ, 1764, 1764 बैटल ऑफ प्लासी। ओके, सॉरी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी में कि नवाब सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था मीर जाफर। उसने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके वजह से सिराजुद्दौला की सेना प्लासी के युद्ध में हार गई, पराजित हो गई, डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। बात समझ में आ रही है? तो मीर जाफर के बेटे की मृत्यु हो गई 1760 में। कब हुई? 1760, 1760 में मीर जाफर का बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो मीर नाम का वर्णन नहीं है, उसके नाम का वर्णन नहीं है। तो मीर जाफर का हृदय टूट गया, यानी कि मतलब बहुत दुख हुआ उसको, तो वह रिटायर हो गया, यानी कि नवाब के पोस्ट से जो है रिटायर हुआ। और अंग्रेजों के सपोर्ट से उसका दामाद था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। किसका दामाद? मीर जाफर का। किसका दामाद था? मीर जाफर का सन इन लॉ था मीर कासिम। वही जो है सिंहासन पर बैठा, यानी कि गद्दी पर बैठा। मीर कासिम हैंडेड ओवर बर्दवान, मेदिनीपुर, चिटगांव टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेंटेन देयर ट्रूप्स। अब मीर कासिम चूंकि अंग्रेजों के सपोर्ट से गद्दी पर बैठा, नवाब बना था, तो उसने क्या किया कि बर्दवान, मेदिनीपुर और चिटगांव, ये कुछ प्रमुख शहर थे, वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप लोग जो है यहाँ अपनी सेना की टुकड़ी रखिए, उसको मेंटेन करिए और यहाँ का व्यवस्था देखिए। 3 जगहों को जो है दे दिया अंग्रेजों को। आ रही बात समझ में? चिटगांव आज के डेट में बांग्लादेश में पड़ता है, चटगांव जगह का नाम है। He moved his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर to lessen the company's interference in political matters। कह रहे हैं 3 जगह तो उसने अंग्रेजों को दे दिया, लेकिन उसके अतिरिक्त मीर कासिम ने अपना कैपिटल जो पहले मुर्शिदाबाद था वहां से रिप्लेस कर मुंगेर कर लिया, ताकि अंग्रेजों का राजनीतिक मामले में इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप ना हो। मीन्स ये कि मीर कासिम चाहता था कि मेरे राजनीतिक मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप न करें, इंटरफेरेंस ना हो उनका, इसलिए उसने अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दिया। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू स्टॉप द कंपनी वर्कर्स फ्रॉम कंडक्टिंग प्राइवेट ट्रेड एज इट अफेक्टेड द नेटिव ट्रेडर्स ऑफ बंगाल। अच्छा, उसके बाद उसने कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे, कंपनी वर्कर्स बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे, उन लोगों को प्राइवेट ट्रेड करने से रोका। प्राइवेट ट्रेड मतलब ये कि कंपनी में काम करते थे, उसके अतिरिक्त भी व्यापार करते थे अपना खुद का। तो मीर कासिम जो था उसने बोला कि नहीं, आप लोग प्राइवेट ट्रेड ना करिए, इससे नुकसान होगा उन लोगों का जो वास्तव में बंगाल के रहने वाले हैं, यानी कि जो बंगाल के नेटिव पीपुल हैं, लोग हैं, बंगाल के जो मूल निवासी हैं, उन लोगों को व्यापार में दिक्कत होगा। क्योंकि जब सब काम आप ही लोग कर लेंगे, टोटल व्यापार पर कंट्रोल आप ही लोगों का हो जाएगा, तो वो लोग कैसे व्यापार करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे करेंगे काम अपना। इसलिए कंपनी में काम करने वालों के प्राइवेट ट्रेड पर उसने रोक लगाया। तो परिणाम यह हुआ
कि अंग्रेजों और नवाब के बीच युद्ध शुरू हो गया। यानी कि अंग्रेजों को लगा कि हमें रोक रहा है ये क्यों, और मीर कासिम जो है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के ही सपोर्ट से नवाब बना था। तो जब दोनों मतलब कि आमने सामने आ गए अंग्रेज और नवाब, मीर कासिम लास्ट 4 battles with the British in the summer of 1763 and was forced to flee Bengal। कह रहे हैं मीर कासिम अंग्रेजों के साथ 4 battles यानी कि 4 युद्ध हारा 1763 की समर में, और उसके बाद उसको मजबूर होना पड़ा बंगाल छोड़कर भागने के लिए। He joined with the Mughal Emperor Shah Alam II and Sujauddaulah, the Nawab of Awadh. The combined forces engaged in a battle with the British troops at Buxar। अब वही जो है 1763 तक यानी कि 1763 तक 4 युद्ध जब हार गया मीर कासिम, किससे हारा? ब्रिटिश। किससे? ब्रिटिश, अंग्रेजों से। सीधे बैठो। उसके बाद बंगाल छोड़कर भागा, और उस टाइम दिल्ली में जो मुगल एम्परर का एक राजा था, सम्राट था, एम्परर था मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य, जिसका नाम था शाह आलम सेकेंड। क्या नाम था? क्या नाम था? शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड। और एक अवध का नवाब जिसका नाम सुजाउद्दौला था, उन लोगों से जाकर मिला। शाह आलम सेकेंड मुगल एम्परर एंड नवाब सुजाउद्दौला, याद रखिएगा सिराजुद्दौला नहीं है ये, सुजाउद्दौला है। सिराजुद्दौला प्लासी का बैटल फाइट किया था, लड़ा था 1757 में। ये है नवाब सुजाउद्दौला जो अवध प्रदेश का नवाब था। और हाँ, वही जो प्रदेश है आज अयोध्या वाला, तो उसी को अवध प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ का नवाब था सुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, दोनों के साथ मिल गया, 3 लोग हो गए। कौन कौन? मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड, सुजाउद्दौला। अब ये तीनों मिलकर बक्सर की लड़ाई में आए। बक्सर के फील्ड में तीनों मतलब राजाओं की सेना इकट्ठा हुई, और अंग्रेजों के तरफ से जो है कमांडर इन चीफ थे हेक्टर मुनरो। कौन था कमांडर इन चीफ? हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों का सेनापति। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बक्सर के मैदान में इन सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम तीनों के कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिए सब अंग्रेज। द विक्ट्री एट बक्सर प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू द ब्रिटिश। और जब बक्सर में अंग्रेज जीत गए तो उनके लिए बहुत अधिक एडवांटेज का टाइम था, लाभ का समय। एज इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रांग ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और ये मानकर चलिए कि वहीं से जो है अंग्रेजों का मजबूत यानी कि स्ट्रांग पावर, मजबूत शक्ति का आगाज समझिए हुआ, बिगिनिंग। वैसे तो जब प्लासी का बैटल यानी कि 1757 में जब अंग्रेज जीते थे तो वहीं से धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हुए, लेकिन बक्सर में जब जीते 1764 में तो और ज़्यादा मजबूत हो गए। फ्रॉम दिस द ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स, मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और बक्सर के युद्ध जीतने के साथ ही अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल गया। क्या राइट मिला? दीवानी राइट्स का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, अधिकार, यानी कि टैक्स लेने का अधिकार। अब उस पूरे प्रदेश में मीन्स ये कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस पूरे क्षेत्र यानी कि ये समझिए कि आज का जो हमारा पूर्वी भारत है उस पूरे क्षेत्र में
टैक्स वसूलने का जो अधिकार था, राइट था, वो किसको मिल गया? ब्रिटिश को, अंग्रेजों को मिल गया। टैक्स वसूलने का टोटल राइट जो है, अधिकार जो है, किसको मिल गया? ब्रिटिश को, अंग्रेजों को मिला। कब मिला? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। कब मिला? हाँ, जब अंग्रेज जो है शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला के कंबाइंड फोर्सेज को 1764 22 अक्टूबर को हरा दिए, उसके बाद से। गॉट इट? बोलिए। नाउ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बोले तो दोहरा, डुअल मतलब होता है डबल, यानी कि दोहरा। डुअल system of dual system of administration of सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। बंगाल में दोहरी शासन की प्रणाली, जिसको द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। मीन्स ये क्लाइव वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। It was based on a traditional Mughal system of administration according to which the powers of the government were divided into Diwani, the power of collecting revenue and administering civil justice, and a Nizamat, or the power of commanding troops and dispensing criminal justice. मीन्स ये कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना होगा। कब सुने थे? बैटल ऑफ प्लासी में। हाँ, ब्रिटिश कमांडर ऑफ चीफ, बैटल ऑफ प्लासी में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के ही वजह से, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के ही वजह से बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझिए कि स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? वही है, रॉबर्ट क्लाइव। जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कौन रिलेट करता है, यानी कि यह सिस्टम कौन लाया। देन आपका आंसर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। व्हाट इज द आंसर? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, ये ट्रेडिशनल मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि मुगलों का जो पारंपरिक प्रशासन यानी कि शासन करने की व्यवस्था थी, उसी से संबंधित था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ये कि शक्ति यानी कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू दीवानी, यानी कि सरकार की शक्ति बटी होगी किसमें किसमें? दीवानी में। पहला किसमें? दीवानी में। दीवानी का मतलब क्या अभी बताया ना? हाँ, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार। तो सरकार के पास जो अधिकार होगा, शक्ति होगी, वो बटी हुई होगी दीवानी में, और एडमिनिस्ट्रिंग सिविल जस्टिस एंड निजामत और द पावर ऑफ कमांडिंग ट्रूप्स एंड डिस्पेंसिंग क्रिमिनल जस्टिस। यानी कि एक तो हो गया कि दीवानी वाला अधिकार,
दूसरा नागरिक न्याय का अधिकार, नागरिक न्याय का अधिकार, और फिर जो है सेना को रखना और क्रिमिनल न्याय का अधिकार यानी कि आपराधिक न्याय का अधिकार। इस तरह से दो पार्ट में बटा होगा। इसी को डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि सरकार की जो शक्तियां हैं वो दो पार्ट में बटी होंगी। एक में आएगा क्या, दीवानी का जो पावर है यानी कि टैक्स वसूलने का, और साथ ही साथ सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस मतलब क्या, नागरिक न्याय। सिविल जस्टिस का मतलब क्या, नागरिक न्याय। ये दोनों शक्तियां एक तरफ और फिर दूसरी तरफ जो है सेना को रखना और क्रिमिनल जस्टिस, आपराधिक न्याय। जैसे देखिए जिला जो कोर्ट होता है उसमें दो तरह के न्यायालय होते हैं। एक दीवानी कचहरी के नाम से जाना जाता है, हो सकता है आप लोग जानते हो, और एक जो है सेशन कोर्ट होता है। क्या होता है, सेशन कोर्ट। तो जैसे मान लीजिए खेती बाड़ी से संबंधित कोई विवाद है तो वो दीवानी कचहरी में उसका सुनवाई होगा। बात समझ रहे हैं। और मान लीजिए मर्डर वगैरह, हत्या या मारपीट से संबंधित कोई केस है, कोई मामला है, तो उस सेशन कोर्ट में जो है उसकी सुनवाई होती है। तो उसी तरह से ये पावर को, सरकार की शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। किसमें किसमें, दीवानी में और सिविल जस्टिस, नागरिक न्याय, ये दोनों एक साथ। एक पार्ट हो गया, डुअल मतलब दोनों। तो एक पार्ट में दीवानी और सिविल जस्टिस, दूसरे में सेना की व्यवस्था करना और क्रिमिनल जस्टिस। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया सरकार की शक्तियों को। इसी को कहते हैं डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन की द्वैध प्रणाली। शासन की द्वैध प्रणाली जिसमें एक पार्ट जो है दीवानी यानी कि टैक्स वसूलना और सिविल जस्टिस, दीवानी और सिविल जस्टिस। दूसरे पार्ट में सेना और क्रिमिनल जस्टिस, सेना एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो दो पार्ट में शासन की शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस सिस्टम द ब्रिटिश टूक अप दीवानी एंड निजामत वाज टू बी डन बाय द नवाब। देयरफॉर पावर वाज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। The responsibility of looking after the affairs of the people was with the Nawab, but the actual power was with the English. The company used a portion of the revenue to fund administration costs. The rest was sent to England. This resulted in quick depletion of the wealth of Bengal. अब देखिए क्या हुआ। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे दो पार्ट में बढ़ गया सरकार की शक्ति, तो एक पार्ट अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और दूसरा पार्ट किसको दे दिया, नवाब को दे दिया। बात समझ रहे हैं। इसे हराया तो, लेकिन पूरी तरह से उसको साफ नहीं किया, उसको बोले कि तुम रहो। तो इसीलिए दो पार्ट में शक्तियों को बांटे कि एक खुद ले लेंगे, दूसरा उनको दे देंगे। तो अपने क्या लिए, सब दीवानी ले लिए, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्स वसूलने का अधिकार अपने ले लिए, और जो सेना की देखभाल करना और क्रिमिनल जस्टिस और सिविल जस्टिस, ये अधिकार दे दिया किसको, नवाब को। अब इसमें हुआ क्या, टैक्स अपने वसूलते थे और खर्चा उनको करना है। हाँ, होगी परेशानी, वही तो बता रहे हैं, सुनिए। तो जब क्या करते थे अंग्रेज, टैक्स वसूलते थे और ज़्यादातर उसका पैसा जो है अपने मामले में खर्च कर लेते थे, यानी कि उनको जो ज़रूरत होती थी उस पर खर्च करते थे। द कंपनी यूज्ड अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू टू फंड एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट। प्रशासन की व्यवस्था के लिए कंपनी पैसा खर्च करती थी और बाकी जो बच जाता था उसको इंग्लैंड भेज देते थे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि टैक्स वसूलने का अधिकार वो अपने पास रखे थे, तो टैक्स वसूलते थे। तो प्रशासन की जो व्यवस्था, मान लीजिए सेना की देखभाल, उसके लिए पैसा खर्च करते थे, लेकिन पब्लिक के लिए अगर कुछ खर्च करना होता था तो नहीं होता था, और बाकी पैसा कहाँ चला जाता था, इंग्लैंड। इससे क्या हुआ,
कि भाई लगातार टैक्स वसूला जाएगा और कुछ खर्च नहीं होगा, व्यवस्था नहीं दी जाएगी, तो टैक्स कहाँ से वसूला जाएगा? तो बंगाल में धन की कमी होने लगी, बंगाल में धन की कमी होने लगी, क्योंकि ये सब पैसा जिसे समझिए होता है ना कि चूस लेना, तो उस तरह से पैसा कलेक्ट करके इकट्ठा करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पर खर्च करके बाकी जो है ब्रिटेन भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। ओके, यस, इट इज ड्रिंकिंग टाइम।